मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज की जनरेशन ये जानना चाह रही थी कि हु वाज ओशो। उन लोगों ने बहुत नाम सुना उनके बारे में। हम स्क्रॉल करते हैं तो उनका कोई टेक्स्ट आ जाता है, उनका कोई कोट किया हुआ सेंटेंस आ जाता है या कोई मीम बन जाता है उन पे। एक्चुअली जानना चाहता हूँ मैं पर्सनली भी कि हु वाज ही, मतलब वो क्या थे, क्योंकि मैंने सीरियसली बोलूँ तो नहीं सुना आज तक कभी उनको। आप बड़े हैं, आपने सुना भी है, तो आप ज़्यादा बता पाओगे, तो आई वांट यू टू से। उनका मेरे ख्याल तो एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल मुझे याद आ गई अभी। उन्होंने एक बार कहा कि हवाई जहाज में बैठे थे कुछ लोग, तो उन्होंने कहा कि अगर 100 के नोटों की एक गड्डी नीचे फेंक दी जाए तो क्या होगा। तो पड़ोसी ने कहा कि भाई एक आदमी खुश हो जाएगा। दूसरे ने फिर उसने कहा कि अगर 100 की गड्डी जो है वो खोल करके फेंक दी जाए तो बोले भाई 50-100 लोग खुश हो जाएंगे। और तीसरा बोला, दोबारा तीसरी बार वो बोला कि अगर शंकराचार्य को ही ऊपर से फेंक दिया जाए तो उसने कहा 100 करोड़ भारतवासी सुखी हो जाएंगे। ये ओशो ने एक जोक के रूप में किया, लेकिन ये ओशो का पूरा चरित्र बयान करता है, क्योंकि वो ट्रेडिशन के खिलाफ रिबेल थे, एक प्रकार के बागी थे वो। क्योंकि उन्होंने देखा है जो ट्रेडिशन है उसके द्वारा केवल शोषण हो रहा है। और जो भी ट्रेडिशन है आप भी देखोगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आप ये देखोगे हर जगह पर शोषण। और शोषण यहाँ तक बढ़ गया है कि इनका उपयोग जो है वो राजनीति में भी प्रवेश कर गया है। राजनीति भी धार्मिक हो गई है। तो ओशो जो थे वो शुद्ध शुद्ध धर्म की ओर थे, शुद्ध सत्य की ओर थे। उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि शुद्ध सत्य क्या है। जो सत्य है वो इन सभी परंपराओं से, सभी संस्कृतियों से, इन सभी से परे है वो। ये जो ट्रेडिशंस हैं जितने भी, ये जो संस्थागत धर्म है, ये तो सबके सब पुराने बदबूदार, ऑलमोस्ट व्यर्थ हो गए। इनका कोई जनमानस को जो है ये किसी तरह से भी धर्म की ओर अग्रसित करने में फेल हो रहे हैं सबके सब। एक तरह का उनको अपने अपने बाड़े में बांधने वाला काम कर रहे हैं लोग और उनको भयभीत कर रहे हैं। तो उससे कुछ अच्छा। दूसरा क्या है, ये साइंस का टाइम है, साइंटिफिक सोच का टाइम है। आदमी जो है आइंस्टीन की थ्योरी से आगे बढ़ के क्वांटम की थ्योरी पर पहुंच गया है। तो इस रूप में जो ओशो हैं, उनका जो भी एक क्रांति है, ओशो ने ये समझाने की कोशिश की कि जैसे कि पहले होता था ना, सन्यासी के बारे में समझा जाता है, जो उसका अधिकारी है, जो उसका पात्र है, उसी को सन्यास मिलता था। इन्होंने बेधड़क होकर कहा कि माई डोर्स आर ओपन, ऑल आर वेलकम। जो भी जिसने भी चाहा उसको उन्होंने सन्यास दिया। और कहा भी ये कि जो मेरा सन्यासी है वो गरीब नहीं होगा, भिखारी नहीं होगा। मेरा सन्यासी कैसा होगा, भीतर से बुद्धा होगा और बाहर से जोरबा होगा। यानी क्या मतलब, मेटलिस्टिक वर्ड को उन्होंने किसी प्रकार से भी ये प्रयास नहीं किया कि वो जो मेटलिक जो है किसी प्रकार से भी उसमें कोई कमी हो। उन्होंने कहा कि भाई जो मेटलिस्टिक चीजें हैं उसका उपभोग कोई बुरा नहीं है, कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो सत्य है ये फिजिकल लेवल से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका तो सीधा सीधा मतलब है अपने को जानना। दूसरा क्या है कि ओशो ने जितने भी ट्रेडिशंस थे, उनके जितने भी शास्त्र थे, सभी को उन्होंने कंटेम्परेरी बनाया, पर बोल करके उनको यहाँ तक ले आए वो। उससे पहले क्या था कि वो इतने पुराने हो गए थे कि उनके अंदर एसेंस ढूंढना भी कठिन हो गया था
तो उनका अर्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, ओशो ने उनकी एक नए प्रकार से व्याख्या की, और वो भी शुद्धतम ज्ञान योग की दृष्टि से था। और क्या हुआ कि ओशो ने इसके बड़े प्रयोग किए, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम अननेसेसरीली सेक्स को जो है गुप्त ज्ञान के रूप में रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई दिस इज नेचुरल, वी ऑल आर बोर्न बिकॉज ऑफ सेक्स, इट इज देयर इज नथिंग देयर टू अशेम। तो उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की पूरी कि इसको इतनी इम्पोर्टेंस ना दी जाए, ना कुछ ऐसी चीज है जिसमें कुछ छिपाया जाए। जितना ओशो बोले हैं उतना शायद ही किसी संत ने पहले इसके बारे में कहा हो। आप ये देखिए ना, उनके इन क्रांतिकारी विचारों के कारण से ही उनको अमेरिका में रीगन के टाइम में पोप के दबाव में काफ़ी कष्ट उठाने पड़े, और वहाँ से वो चार्टर प्लेन से जब इंडिया की तरफ वापस आ रहे थे तो 28 देशों ने उनके जहाज को उतरने नहीं दिया अपने अपने देश में। इस कदर उनके खिलाफ एक तरह का उनको ब्लॉक करने की कोशिश की गई, विशेष रूप से चर्च द्वारा। यहाँ भी मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, वो भी नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में आए, लेकिन उनकी जो टीम थी वो बहुत इंटेलिजेंट लोगों की टीम थी। उन्होंने भी यहाँ पूना में पहुंच गए। उनको पुलिस ने आकर दिखाया कि साहब आपको रोकने का आदेश है, तो उन्होंने कहा कि रोकने का आदेश होगा, लेकिन अब तो मैं तो भीतर हूँ, मुझको बाहर निकालने का आदेश कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि ओशो ने पूरा प्रयास किया कि हम किसी तरह से अपना ये बोझा जो है ट्रेडिशंस का, इनसे किसी तरह से मुक्त हों। और इसीलिए उन्होंने ये जो डायनेमिक जितने मेडिटेशन दिए हैं, उसका मेन पर्पज ये था कि लोगों में, यूथ में एनर्जी थी, वो शांत नहीं बैठना चाहती थी। और वैसे भी आप देखें ना, यूथ है, एनर्जेटिक है, वो क्रिया के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है, ना कि विपश्यना द्वारा या चुपचाप साइलेंट एलोन और स्टिलनेस की स्थिति उसके लिए लगभग असंभव है। दूसरा क्या है कि अंत में उन्होंने ये ज़ेन पर विशेष रूप से ध्यान दिया। और ज़ेन क्या है? सडननेस ऑफ एनलाइटनमेंट। उन्होंने भी भिन्न भिन्न वर्क ग्रुप्स बना करके, भिन्न भिन्न प्रिस्क्रिप्शन दे करके ये प्रयास किया कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाए कि जिसमें अचानक ही कोई उस स्थिति में आ जाए। तो लास्ट में अपने अंतिम दिनों में, विशेष रूप से इंडिया आने के बाद, अधिकतर वह ज़ेन पर ही बोले हैं। और उन्होंने एक तरह उनको ज़ेन मास्टर जी कहा गया बाद में। और उनका कहना यही था कि भाई कुछ भी आप करोगे सत्य तक नहीं पहुंच सकते। सत्य तक तो पहुंचने का एक ही तरीका है, या तो जय कृष्णमूर्ति वाला तरीका है कि भाई स्टे विद व्हाट इज विद चॉइसलेस अवेयरनेस फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, अपने साथ बने रहो, तो शायद किसी समय में अचानक आपको जो इल्यूजन है वो इल्यूजन की तरह दिखाई दे जाए। या दूसरा क्या है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जिसमें सडनली आप उस स्थिति में आ जाएं जो आपकी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग कहा गया, स्वभाव कहा गया। इस दृष्टि से तो कहना यही उचित होगा कि उन्होंने एक जो रिबेल का जो काम किया उससे बड़ी जागृति आई। और आप देखें ना, पूरे विश्व में ही किसी ना किसी प्रकार से ओशो की जो भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यान उन्होंने बताए हैं, उनके शाम को या सुबह को अभी भी क्लासेस चल रही हैं, उनका मीटिंग पॉइंट्स हैं, संडे को तो है ही है। तो इस प्रकार से आप देखिए ना, ओशो जो है एक अलग प्रकार की उन्होंने कोशिश की ट्रेडिशन से भिन्न कुछ कहने की, और वो उसमें काफी कामयाब हो गए। धन्यवाद।